हमारे साथ में अनुराधा जी जुड़ चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं एक छोटा सा परिचय आपका यहाँ पे दे देती हूँ अपने दोस्तों को कि अनुराधा जी जी। संबोधनी संस्था से जुड़ी हुई हैं और उन्हें 15 साल से भी ज्यादा का अनुभव है, खास तौर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने का। उन्होंने डेटा के ऊपर, मूल्यांकन के ऊपर लंबा काम किया है और आज उनका यही अनुभव हमारे बहुत काम आने वाला है। तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगी और सारी चर्चा आपके हवाले करती हूँ अनुराधा जी। और पहला जो सवाल है मैं वो आपके पास लेकर आती हूँ और समझना चाहेंगे हम सभी आपसे कि जब संस्थाएं इम्पैक्ट को मापती हैं तो जी। कहाँ पे चूक हो जाती है, कहाँ पे चीजें छूट जाती हैं और उसकी हम्म। वजह एक्चुअल में होती क्या है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है और आई थिंक शुरुआत के लिए मतलब हम यहीं से शुरू करते हैं कि इम्पैक्ट जो इतना इम्पोर्टेंट चीज है, जी। फाइनेंशियली भी इम्पोर्टेंट है और सोसाइटली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप कोई परियोजना या कोई योजना लेके आते हैं तो आप चाहेंगे कि सोशली उसका बहुत सॉलिड इम्पैक्ट हो, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो। तो इसे अगर देखा जाए तो दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो वैज्ञानिकी तौर पे साइंटिफिकली यदि देखा जाए, और हम्म। दूसरी तरफ इसे ऑपरेशनली देखा जाए। तो इन दो जगहों पे अक्सर हम अटकते हैं। हम्म। तो पहला पहला पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है। अ, आप एक परियोजना लाए, मान लीजिए आप आदिवासियों के लिए, मैंने साउथ में काफी काम किया है तो मैं वहीं का एक एग्जाम्पल देती हूँ। बिल्कुल। विशाखापट्टनम के आदिवासी लोग ट्रेडिशनली रागी खाते हैं, ठीक हम्म। है। बट आप चाहेंगे वो फल सब्जी भी खाएं, आप हम्म। चाहेंगे कि वो दूध भी पिए हैं ताकि उनके बच्चों का ग्रोथ, उनके इंडिकेटर्स बेटर हों। हम्म। बट अब जो इंसान सदियों से रागी जावा पी रहा है या उस तरह का खाना खा रहा है, हम्म। तो क्या आपके कार्यक्रम से इतना ज्यादा उसमें परिवर्तन आएगा? नहीं। इस पे हम और चर्चा आगे करेंगे। लेकिन ये आपका उद्देश्य है कि आप चाहते हैं कि वो फल सब्जी खाएं। अब हम्म। एज अ रिसर्चर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसी के बेसिस पे अब मैं अपने परिवर्तन के सिद्धांत बनाऊं, यानी कि दैट इज थियोरी ऑफ चेंज। मैं अपनी थियोरी ऑफ चेंज उसी के समन्वय में बनाऊं। पर जी। अक्सर ये होता है कि जो थियोरी ऑफ चेंज है वो समन्वय में बनती नहीं है, हम्म। क्योंकि जो इम्प्लीमेंटर होता है और इवैल्यूएटर होता है उसने हम्म। बहुत ज्यादा समय एक साथ नहीं बिताया होता। हम इम्पैक्ट मेजरमेंट एजेंसी को ऑनबोर्ड करते हैं और चाहते हैं कि वो इंस्टेंटली काम शुरू कर दें। हम्म। बट मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे इम्प्लीमेंटर होते हैं जो बोलते हैं कि आप आइए, हाँ। आप अपनी इंसेप्शन रिपोर्ट, यानी कि पहले जो आप कार्यान्वित इसे कैसे करेंगे उस रिपोर्ट से पहले देखिए हमारा प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है, जी। इसमें कौन से प्रतिभागी हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, और हम्म। उसे समझिए। जब हम्म। आप ये कर लेंगे फिर आप अपनी थियोरी ऑफ चेंज बनाइए ना। थियोरी ऑफ चेंज में चार पांच चीजें होती हैं। एक तो इनपुट्स होती हैं, जी। कि क्या क्या, मतलब इनपुट एक तरह से आपके कर्म हो गए, आपके क्या कर्म होंगे, हम्म। और उसके प्रोसेसेस होंगे, उन कर्मों को अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे, और हम्म। उसके बाद फल की चिंता करना शुरू करेंगे आप एक तरह से। तो बिल्कुल। आउटकम्स होंगी, आउटकम्स जो हार्डकोर नंबर्स हैं, आप आउटपुट्स होंगी जो हार्डकोर नंबर्स हैं आपके, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। एंड हाँ। वो आप अगेन एज एन इम्प्लीमेंटर आपको डिसाइड करना है, ठीक है, बिल्कुल। और हम उसी को बिल्कुल। मेजर करेंगे। एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, एक सोसाइटल इम्पैक्ट होता है एट लार्ज। तो हम्म। अगर इन सब में आप नाउ आई थिंक आप एक तरह से सोच सकती हैं कि इन सब में अगर समन्वय ना हो तो जी। हम पहला तो साइंटिफिकली ही अटक जाएंगे। अब हाँ। दूसरा मैंने ऑपरेशनली बोला था। अब ऑपरेशनली आप दो लेवल पे अटक सकते हैं। एक हम्म। तो यदि मान लीजिए, जैसे मैंने ये आदिवासियों का ही एक एग्जाम्पल दिया। जी। अब उनकी कल्चर थोड़ी अलग होती है। अब हम्म। मान लीजिए आप उनकी कल्चर को समझे बिना, जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उन्हें ट्रेन किए बिना फील्ड में भेज दें, हम्म। तो हम्म। उस दूसरे लेवल पे आप अटकेंगे कि आपको अच्छा डेटा ही नहीं मिलेगा, वो आपसे हम्म। बात ही नहीं करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल था जब हमने एक तरह से डोमेस्टिक अब्यूज पे एक सर्वे किया था। ठीक है। तो ये पहली बात, तो यदि कोई पुरुष इस सवाल को पूछेगा किसी महिला से, तो वो जवाब नहीं देंगी। नहीं और देंगे। अगर अगर आप इसे सबके सामने पूछ रहे हैं तो भी आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो वो हम्म। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में ही एक तरह से एम्बेड हो जानी चाहिए। ठीक है। वो एक लेवल ऑफ ऑपरेशनल चैलेंज है। दूसरा, जब आप बहुत सारी ज्योग्राफीज में स्टडी कर रहे होते हैं हम्म। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए वहां पे कोई हम्म। त्योहार आने वाला है, होली आने वाली है, अभी होली आने वाली है, ठीक है, और बिल्कुल। आप उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं स्टडी करने, तो हम्म। आपको उस तरह से प्लान करके एक बफर टाइम रखना पड़ेगा। तो आई हम्म। थिंक दूसरे लेवल पे आप तब अटकते हैं
जब और इसके लिए भी आपको अगेन इम्प्लीमेंटर तो चाहेगा जल्दी जल्दी डेटा कलेक्ट हो जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल। इम्प्लीमेंटर और इनको प्लान करना पड़ेगा, तो वो प्लानिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं और दूसरे वैज्ञानिक लेवल पे मूलभूत चैलेंजेस हैं जहां पे हम अटक सकते हैं, और अटकने का मतलब होगा कि डेटा जो है अच्छा नहीं होगा, जैसे हम गार्बेज इन गार्बेज आउट बोलते हैं, तो हाँ उस तरह से वो डेटा अच्छा नहीं होगा। तो मूलभूत आई मीन वस्तुतः इन्हीं जगहों पे हम मेरे ख्याल से अटकते हैं, बहुत सी अटक जगहें हो जाते सकती हैं, बट हैं। ये मेनली यही है। मेन दो तरीके होते हैं, एक तो हम ऑपरेशनल, दूसरा आपने कहा कि वैज्ञानिक। ये दो जगह हैं जहां पे हमें थोड़ा संभलने की जरूरत है संस्थाओं का तौर पे। तो इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं और समझे कि डेटा और नंबर से अगर हमें हम्म। इम्पैक्ट को समझना पड़ता है तो जी। आ, वो क्या होता है, अगर आप उसके बारे में हम्म। थोड़ा बताएं। और जब हम ये नंबर वाला गेम खेलते हैं तो कई बार बहुत सारे नंबर और डेटा छूट भी हम्म। जाते हैं, तो आपके हिसाब से क्या सबसे जरूरी है जिसका ख्याल हमें रखना ही है? आई थिंक डेटा को कलेक्ट करने में, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बहुत सी चीजें हैं, आप ट्रेनिंग प्रॉपरली कीजिए, ऑपरेशनल प्लान प्रॉपरली बनाइए, हाँ बट आई थिंक आपका क्वेश्चन इस ये ज्यादा है कि डेटा जब आप कलेक्ट करें किस तरह का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो तरह का डेटा होता है, जैसा कि सबको यहाँ पता ही है। एक तो डेटा होता है जो हार्डकोर नंबर्स का डेटा होता है, जिसे हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। ठीक है। तो वस्तुतः जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है आपको ये बताता है कि क्या चैलेंज है, व्हाट इज हम्म हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है। हम्म अम, मुझे पता चला कि 5% बच्चे इस साल स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थी। हम्म मुझे ये पता चला, आई गॉट टू नो द क्या, मुझे क्या हम्म पता चला, हम्म बट मुझे यहाँ पे क्यों नहीं पता चल रहा, राइट। बट एज अ बिल्कुल। इम्प्लीमेंटर आप ये चाहेंगे कि मेरी इम्पैक्ट असेसमेंट उस चीज को भी इन्फॉर्म करे, तो राइट। तो उसमें वो क्यों का एलिमेंट डालना जरूरी है। तो उसके लिए डेटा की मोनोटोनी को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अच्छा डेटा जो है उसके लिए आप सिर्फ नंबर्स पे नहीं जा सकते। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जब मैं लोगों से जाके पूछ रही हूँ, सपोज उनके हेल्थ में, क्योंकि हेल्थ का बैकग्राउंड है, मैं उनकी जी। हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में पूछ रही हूँ। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ आप कहाँ हेल्थ केयर सीख करने जाते हैं, आप किस अस्पताल में जाते हैं। जी मैं तो वही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती हूँ। ठीक है। हम्म और मुझे पता चला कि इस गांव में सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ठीक हम्म है। बट क्यों जा रहे हैं, एज एन इम्प्लीमेंटर यूड लाइक टू नो कि हमारी पब्लिक फैसिलिटीज में क्या चैलेंज है। तो बिल्कुल। ये हार्डकोर डेटा आपको ये तो बताएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन लोगों के अनुभव, लोगों के रिश्ते, लोगों का भरोसा, जैसे ट्रस्ट बोलते हैं, ये हम्म सारी चीजें नहीं देता। तो शायद एक क्वांटिटेटिव सर्वे में बीच में आप एक कहानी डाल सकते हैं, हम्म जैसे जिन्हें हम विनियट्स बोलते हैं। तो यदि मैं जूही जी से बात कर रही हूँ, तो मैं जूही जी हम्म से सडनली बात करते करते बोलूंगी, जूही जी मान लीजिए अनुराधा नाम की एक लड़की है। ठीक है। हाँ। उसके तरह सोचिए कि शी इज टेकिंग हर चिल्ड्रन टू अ प्राइवेट फैसिलिटी। हम्म तो और उसके अनुभव ये हैं। तो आप उसकी हम्म जगह होते तो क्या करते कि वो पब्लिक फैसिलिटी में जाए। तो इस तरह से आप डेटा की मोनोटोनी ब्रेक कर रहे हैं। तो हम्म देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग दैट। अक्सर हम वन ऑन वन स्टडीज करते हैं तो कुछ लोगों की वॉइस उतनी लाउड नहीं होती, हम्म कुछ लोग बोल नहीं पाते, डर जाते हैं। लेकिन अगर आप यही एक ग्रुप में करेंगे तो शायद दूसरों को देख के वो भी बोलना शुरू करें। तो थोड़ा सा ऑडियंस के हिसाब से आपके डेटा कलेक्शन को भी ट्वीक करना बहुत जरूरी होता है। हम्म तो आई थिंक इसे मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च बोलते हैं, और इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, विच इज वेरी गुड फॉर द इम्प्लीमेंटर। हम्म तो आई थिंक टू गेट बेटर डेटा, द बेटर वे वुड बी टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द डेटा। राइट राइट। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर मैं थोड़ा सा इसी सवाल पे रुकूं और आपसे पूछूं, जब आप मेथड की बात कर रहे हैं तो अगर आप थोड़ा सा बहुत डिटेल में ना जा करके, लेकिन आप बता पाएं कि उस मेथड की इम्पोर्टेंस क्या है और वो कैसे इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर कर सकती हैं टीम के साथ में। आई थिंक अगेन गोइंग बैक टू द फैक्ट कि हम शुरू करते हैं स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। हम्म क्या चाहते हैं आप, किस तरह के लोगों से बात कर रहे हैं। आई थिंक वो सेंसिटिविटी इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला, यदि मैं महिलाओं से बात कर रही हूँ तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी एक वॉइस होती है जो दब जाती है अक्सर। तो आई थिंक एज अ इंस्टीट्यूशन वी हैव टू सिट एंड अंडरस्टैंड दैट जस्ट आस्किंग देम अ मोनोटोनस क्वांटिटेटिव सर्वे वुड नॉट हेल्प। तो क्या मैं एक ग्रुप डिस्कशन करूं, मे बी आई कैन प्लान अ ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि मुझे पता है महिलाएं आंगनवाड़ी में आके बात करती हैं, तो मे बी आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली। हो सकता है कि वहां पे आंगनवाड़ी में महिलाएं ना आती हों, दे मे बी सम कल्चरल बैरियर्स जिसकी वजह से वो आंगनवाड़ी भी ना आती हो।
तो इज देयर अ मेथड कि मैं मतलब उनके साथ बैठ के एक कहानी के रूप में, जैसे मैंने बोला, चलिए कहानी के रूप में भी वो बोलना नहीं चाहती हैं, तो हो सकता है कि विजुअली दे में एंजॉय समथिंग मोर, तो क्या मैं उनके साथ एक कार्ड गेम खेल सकती हूँ? जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हमने अभी रिसेंटली एक स्टडी की थी इम्यूनाइजेशन पे, टीकाकरण पे। तो टीकाकरण में हमने ये किया था कि हमने उनसे ये पूछने की बजाय कि ये, जैसे टीबी पोलियो तो सबको पता होता है, लेकिन दूसरी बीमारियां जैसे जापानीज एंसेफेलाइटिस है उनको पता नहीं, तो हमने उनको कार्ड दिखाए, इसमें बच्चे को बुखार हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है, एक्सेट्रा। फिर वो रिलेट कर पाए, उन्हें बोला हाँ इसका टीका लगा है मेरे बच्चे को। डायरिया दिखाया उनको, उनको शायद ये ना पता हो कि इन्फ्लुएंजा क्या होता है, तो उन्हें दिखाया बच्चे को सर्दी हो गई वगैरह वगैरह। तो उस तरह से वी गॉट सम गुड रिजल्ट्स। एंड आजकल तो यू कैन ऑल्सो डू ऑल दीज थिंग्स बाय द मीन्स ऑफ एआई प्लेटफॉर्म, जैसे कैनवा वगैरह को यूज करके भी आप ये गेम्स डिजाइन कर सकते हैं। आपको बल्कि पेपर्स कैरी करने की भी जरूरत नहीं है, तो यू कैन ट्राई सम न्यू मेथड्स टू कलेक्ट डेटा। तो ये तरीका बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार संस्थाएं यहीं पर अटक जाती हैं, भाषागत दिक्कतें भी आ जाती हैं, कई बार समुदाय के साथ बात करना और कई बार उन चीजों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और चाह करके भी हम उस तरह का डेटा फिर नहीं पा पाते हैं। तो अगर इसी चर्चा के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, और अगर डेटा हम निकाल लेते हैं और हमारे पास में एक पर्याप्त आंकड़े हमें आ जाते हैं, तो फिर बात ये आती है कि वो जो बदलाव है वो कैसे दिख रहा है ना, कि हम कैसे ये तय करें। मान लीजिए किसी संस्था ने किसी खास गांव में या क्षेत्र में काम किया और उसके पास पर्याप्त आंकड़े आए, वहां वो थोड़ा बदलाव भी देख रहे हैं, लेकिन क्या वो बदलाव उनकी पहल की वजह से ही है, ये तय करना थोड़ा रिस्क की भी है, क्योंकि आप कैसे तय करेंगे कि ये आप ही की वजह से है। तो आप थोड़ा उसको बताइए कि जब ऐसी कोई हालात बने अगर संस्थाओं के सामने, तो हम कैसे वो अंतर समझें। ठीक है। तो एक शब्द होता है जो अक्सर रिसर्च में यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। तो किसी भी रिसर्च का गोल्ड स्टैंडर्ड है, आप एक आरसीटी करें, एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करें। जो अक्सर हमारी जब दवाइयां बनती हैं तो आपने सुना होगा कि एक प्लासीबो होता है, एक प्लासीबो ग्रुप होता है, और एक ग्रुप होता है जिसे वो इंटरवेंशन दी जाती है, मतलब वो दवाई दी जाती है, और इसमें किसी को नहीं पता होता कि प्लासीबो किसको दिया जा रहा है और वो इंटरवेंशन ग्रुप क्या है, किसको दवाई दी जा रही है। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसमें तो आपको पता चल ही जाएगा कि इस दवाई की वजह से वो बीमारी ठीक हुई। ठीक है, नाउ दैट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन हमारे जो डेवलपमेंट सेक्टर में जब हम वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो स्कीम्स सभी को लाभान्वित करती हैं। ठीक है, तो ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड करना अक्सर मतलब इट्स नॉट रियली पॉसिबल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम कोजाई एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी आरसीटी, हम कोजाई एक्सपेरिमेंटल मतलब थोड़ी नकली एक्सपेरिमेंटल, कोजाई का मतलब मैं एग्जैक्टली वर्ड नहीं यूज, शायद नकल करना, कोजाई में बी दैट, ओके, नॉट रियल बेसिकली। तो क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज करते हैं, तो जिसमें बेसिकली आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपने एक जगह पे प्री मतलब आपकी इंटरवेंशन से, आपकी योजना से पहले डेटा कलेक्ट किया, और आप बाद में करिए और देखिए कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एंड दैट यू कैन साइंटिफिकली टेस्ट थ्रू रनिंग अ रिग्रेशन। रिग्रेशन में आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं किन इंडिकेटर्स की वजह से बेसिकली ये चेंज आया है। अब वो भी अगर उसे भी हम एक लेवल आगे लेके जाएं, तो देर आर सर्टेन टेक्निक्स लाइक इसी क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में आप क्या कर सकते हैं, पास का गांव ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देती हूँ। क्या हुआ था, कुछ साल पहले हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का वो देखना था, इम्पैक्ट देखना था। कई साल पहले की बात है, जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ये योजनाएं इतनी बड़ी नहीं थी। तो तब आंध्र प्रदेश एक स्टेट था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश नहीं थे। उनकी एक योजना थी आरोग्य श्री योजना। वो शायद देश की पहली सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम था। अब तो बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स आ गए हैं गरीबों के लिए, बट हमें कोई कंट्रोल नहीं मिल रहा था। तो हमने देखते देखते देखा कि कंट्रोल माने जो जिससे हम कंपेयर करेंगे, हमने देखा कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, और महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से कुछ हद तक कंपेरेबल था।
तो हमने क्या किया, 10 साल पहले के आंकड़े लिए, सरकारी आंकड़े लिए जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और हमने उसी के बेसिस पे डेटा कलेक्ट किया और फिर उन दोनों को कंपेयर किया। तो ये डिफरेंस इन डिफरेंस एनालिसिस हुआ, जो दोनों में डिफरेंस आया हमने उनको एनालाइज किया। तो ये क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है। अब यदि ये भी नहीं कर सकते तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी आप क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज नाम की एक टेक्निक होती है। उसमें आप क्या करते हैं, कहानियां इकट्ठी करते हैं। आप जाके लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि मान लीजिए मैंने हेल्थ इंश्योरेंस अपना लिया तो क्यों अपनाया, क्या हुआ ऐसा, और उन सब कहानियों को इकट्ठा करके उनमें से सबसे सिग्निफिकेंट कहानियों को निकालते हैं। तो आप देखते हैं कि किस वजह से, क्या रीजन था जिसकी वजह से ये बिहेवियर चेंज हुआ। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ना यूज करके आप कुछ क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज करते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि कुछ हद तक क्या, बल्कि दिस इज नॉट अ प्योरेस्ट अप्रोच, लेकिन कुछ हद तक आपको पता चलेगा कि क्या ये आपके कार्यक्रम की वजह से था या कोई और, या मतलब कार्यक्रम से किसी तरह से जुड़ा हुआ था ही नहीं। जी। तो आपने वैसे काफी विस्तार से इन टेक्निक्स के बारे में बताया। अभी हाल ही में जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो एक सवाल हमारे पास में आया था कि जो बड़ी संस्थाएं होती हैं या जो शहरों में काम कर रही हैं या जिनके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इन टेक्निक को और इन टेक्नोलॉजीज को समझते हैं, उनके लिए तो ये समझना और ये मेथड अपनाना आसान होता है। पर जो छोटी संस्थाएं होती हैं जो बिल्कुल ही ग्रास रूट पे काम कर रही है, उनके लिए एक तो ये जो टेक्निकल शब्द या प्रणाली आप जो बता रहे हैं वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी संस्थाओं के लिए क्या, अगर आप कोई सलाह देना चाहें कि वो कैसे इसको समझ सकते हैं, या फिर कोई ऐसी जगह, प्लेटफॉर्म आप बता पाए जहां पे इस तरह का डेटा या टेक्निकल चीजों को वो पढ़ सकते हैं? ऑब्वियसली देखिए, कोर्सेज तो होते ही हैं और आजकल कोर्स को एक्सेस करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, काफी चीप कोर्सेज होते हैं। बट मुझे लगता है कि जब भी मैंने किसी संस्था से बात की है जैसे जो बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, तो उनके लिए क्या, हम छोटे छोटे जैसे आईडीआर के ही माध्यम से मान लीजिए छोटे छोटे रील्स बना दें, जैसे जिसमें मैं इसके बारे में चर्चा करूं और 5 पेपर बता दूं कि ये 5 पेपर आप पढ़ लीजिए, इसमें ये टेक्निक बहुत अच्छी तरह से दी हुई है, इस टेक्निक के ये 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, आज हम मान लीजिए आज हम क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डीआईडी, डिफरेंस इन डिफरेंस एनालिसिस पे चर्चा करेंगे। डिफरेंट इन डिफरेंस एनालिसिस में ये 5 स्टेप्स होते हैं। ये वीडियो मतलब 1 मिनट में बन सकता है। तो मुझे लगता है ऐसा कोई माध्यम हो तो बहुत यूजफुल होगा संस्थाओं के लिए। तो मे बी आईडीआर से ही ये किया जा सकता है। एंड प्रॉब्ली जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से 1 मिनट का वीडियो बनाने में तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, आपको 1-1 मिनट का वीडियो बना के दे सकते हैं एंड फिर उसमें हम 5 लिंक्स डाल सकते हैं कि आप ये 5 पेपर पढ़िए। तो ये एक आइडिया मेरे दिमाग में काफी टाइम से, क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हम टेक्निकल शब्दों की बात करते हैं ना और किसी मेथड की बात करते हैं तो कई बार ये सवाल, क्योंकि हम उस चीज, शायद उस शब्द को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो समझ रहे हैं, पर संस्थाएं, हो सकता है छोटी संस्थाएं अपने स्तर पे शायद उस मेथड को इस्तेमाल कर रही हूँ कहीं ना कहीं अपने काम में। बिल्कुल बिल्कुल, कि एक्चुअली इस मेथड का नाम ये है और आपने अभी उसी का जिक्र किया, जी, तो जी। वो एक चीज हो जाती है। अगले सवाल पे बढ़ने से पहले, क्योंकि हमारे एक और श्रोता हैं जो एक और सवाल पूछ रहे हैं, इनका नाम राकेश है और ये पूछ रहे हैं कि PLA उन्होंने लिखा हुआ है और सीबो लिखा हुआ है, SIBO, और वो जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है और जब संस्थाएं जो होती हैं डेटा कलेक्ट करती हैं तो ये उनके डेटा कलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो अनुराधा जी, क्या आप इस शब्द से फेमिलियर हैं और बता पाएंगे कि PLA से तो फेमिलियर हूँ, सीबो से मैं फेमिलियर नहीं हूँ। तो पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन जो होता है, उसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। कई साल पहले एक राज्य में, मध्य प्रदेश में, उन्होंने PLA पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन किया था। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। तो वहां उन्होंने क्या किया था कि महिलाओं को ट्रैक करना था, उन्हें हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को, ताकि उनके बच्चे पहले 28 दिन में उनकी मृत्यु ना हो जाए। न्यूनेटल मोर्टालिटी जो है पहले 28 दिन में जब बच्चों की मृत्यु होती है, तो उन्हें बोला कि आप अपने ANC पे जाइए, ठीक है। उनके साथ ये प्रोग्राम डिजाइन किया, उन्हें पार्टिसिपेशन करने को बोला, उन्हें एक कैलेंडर दिया और बोला जब आप ANC पे जाएंगी उस पे, या आप आशा से मिलेंगी, उससे बात करेंगी, तो उस पे एक बिंदी लगा दीजिएगा।
हम्म। उस दिन पे उस कैलेंडर पे बिंदी लगा दीजिएगा। तो ठीक इस है। तरह से उन्होंने एंगेज किया उस पर्टिकुलर चेंज में, उस पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन ग्रुप में। और फिर उन्होंने उस बिंदी के दिन उन्हें पूछा कि उस दिन आपको क्या क्या समस्याएं आई थी, हम्म। उन समस्याओं को कैसे निवारण, तो इंटरनली ही उन्हें सॉल्यूशंस भी मिल रहे थे उस प्रॉब्लम के। तो जी। वो पीएलए है। और पार्टिसिपेटरी लर्निंग ग्रुप्स पीएलजीज भी होता है। तो ये ग्रुप्स छोटे छोटे बने होते हैं जो हम्म। पार्टिसिपेट करते हैं इन दीज डिस्कशंस। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, कोई सेपरेट दिन नहीं निश्चित किया था। हम्म। जब वीएचएनडी विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे होता है उसी दिन वो ये वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करते थे। जी। तो सीबो तो मैं नहीं जानती, सॉरी, सीआईबीओ हाँ मैं देख जी। के वापस आई कैन हाँ, रिप्लाई उन्होंने ऑन द ग्रुप। आगे इसको शायद थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश की है, और उन्होंने फिर इसकी जो नई स्पेलिंग लिखी है वो है प्लासीबो। PLA। हाँ, जी। CBDO। तो प्लासीबो वो होता है, जैसे मान लीजिए अब किसी ड्रग का ट्रायल हो रहा है, ये अक्सर ड्रग ट्रायल्स में यूज होता है। जी। तो मुझे मान लीजिए डायबिटीज है और मेरे साथ एक और महिला है जिनको डायबिटीज है और हम इस ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। तो मुझे नहीं पता मुझे दवाई मिलेगी या उन्हें दवाई मिलेगी। मैं प्लासीबो, प्लासीबो मतलब जैसे दवाई नहीं मिल रही है, हम्म। अ, और ट्रीटमेंट ग्रुप वो है जिन्हें वो दवाई मिल रही है। मिल रही है। तो प्लासीबो मतलब मुझे हो सकता है वो नमक की गोलियां दे रहे हो। हम्म। ठीक है। और और ऐसा माना जाता है कि प्लासीबो इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि कई बार लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं साइकोलॉजिकली, ये सोच के कि उन्हें वो दवाई मिल रही है। बट एनीवे मतलब जनरली यही है यही प्लासीबो। है। तो ये जो शब्द है ये खास तौर पे जो हेल्थ सेक्टर होता है वहां पे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ड्रग सेक्टर में ज्यादा, ड्रग सेक्टर। फार्मा में ज्यादा फार्मा में, इस्तेमाल होता फार्मा में। ठीक है। मुझे लगता है कि उन्हें सवाल का अपना जवाब मिल गया होगा काफी है। हद जी। तक। तो हम वापस अगर इम्पैक्ट पे लौटे, और अभी हमने जो पिछली चर्चा जहां पर छोड़ी थी वहां हमने ये समझा था कि हम ये कैसे तय करते हैं कि जो भी बदलाव हो रहा है वो हमारी कोशिशों का ही नतीजा है। तो अब ये हमने एक पॉजिटिव नजरिए से देखा कि कुछ बदलाव हुआ है और वो बहुत अच्छा है, लेकिन कई जी। बार होता है कि बहुत कोशिश की और नतीजे उस तरह से हमको शायद इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। तो फिर वो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, पर इम्पैक्ट हाँ कैसे प्रभावित हो जाता है इससे। तो अगर आप उसे लेकर संस्थाओं को कुछ सजेस्ट कर पाए। जी। यदि मैं बहुत ही मतलब रिसर्च तरह से सोचूं तो मैं ये बहुत आसानी से बोल सकती हूँ कि एवरी फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। लेकिन जहां पैसा लगा होता है वहां पे ये रियलिटी नहीं होती। बिल्कुल अ, बिल्कुल। तो एक शब्द मेडिकल में यूज होता है जिसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी। तो इवन बिफोर आप ये सोचें कि आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं, आई थिंक इसे नियंत्रित करना, मिटिगेट करना बहुत जरूरी है। जी। तो सबसे पहले तो हम पीरियड, एक होता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब आप डेटा को ऑनगोइंग बेसिस पे देख रहे हैं। दूसरा जी। है इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो आप साल में एक बार करते हैं या कुछ एक पीरियड पे करते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली होती है। हम्म। तो आज के जमाने में जहां एआई है, डैशबोर्ड्स हैं, तो जी। आप पीरियोडिक मॉनिटरिंग से हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार डेटा देखने से अच्छा आप रियल टाइम मॉनिटरिंग या कॉन्करेंट मॉनिटरिंग की तरफ जा सकते हैं। हम्म। हम्म। और उन कॉन्करेंट मॉनिटरिंग में एक आइडिया ये होता है कि आप कुछ ट्रिगर्स लगा लीजिए। जी। जैसे मान लीजिए फ्रॉड एक ट्रिगर है। तो हम्म। अगर मान लीजिए इंश्योरेंस है तो 10 क्लेम्स के बाद सरकार के कान खड़े हो सकते हैं कि 10 क्लेम्स प्राइवेट हॉस्पिटल में इस बीमारी के हुए थे जो वहां थी ही नहीं कभी। हम्म। समथिंग ऐसे ऐसे ट्रिगर्स बनाने जरूरी हैं जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं। और वो जी। ट्रिगर्स आपको मैसेज के तौर पे मिलते हैं कि ये आपका ट्रिगर हो रहा है। जैसे मोर्टालिटी या मृत्यु दर जो है हम्म। वो 5% था, अब सडनली 15% हो गया। तो हम्म। ऐसे ट्रिगर्स बना सकते हैं जो आप मेजर कर रहे हैं। हम्म। सडनली बहुत सारी बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया, क्या हुआ? हम्म। ऐसे ऐसे अलग अलग ट्रिगर्स बना सकते हैं। हम्म। दूसरा, डेटा की जांच जो है ना वो आप करिए। कभी कभी डेटा ठीक है। कलेक्शन भी फ्लॉड होता है। हाँ। डेटा की जांच करना भी बहुत जरूरी है। हम्म। अब ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो उनपे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अ, तो जैसे जैसे आजकल एक शब्द है रैपिड रिसाइकलिंग। हम्म। तो एक तरह से आप जल्दी से अपने प्रोग्राम को रिसाइकल करिए, रैपिडली रिसाइकल करिए। और उसके लिए आपकी जो इम्पैक्ट मेजरमेंट एजेंसी है उनसे बात करिए कि वो आपको ट्रिगर्स के बारे में बताएं, उनके साथ एक पीरियोडिक मीटिंग करिए। और हम्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये है कि थोड़ा समय दीजिए।
डेटा, मतलब आपकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 3 महीने में सोच रहे हैं कि आप दुनिया बदल देंगे। वो तो देखिए नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सबसे टाइम अहम दीजिए। है। हाँ, और थोड़ा जी हाँ। समय दीजिए। आप ये डिसाइड करिए कि आप किस जैसे बिहेवियर की बात हमने बहुत शुरुआत में की थी, बिहेवियर चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप उसे समय दीजिए कि कितना टाइम में आप क्या चेंज देख सकते हैं, और जी इमीडिएटली आप क्या चेंज देख सकते हैं। तो वो थोड़ा डिसाइड करना, वो पीरियोडिसिटी डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल। आपने ढेर सारी चीजों के ऊपर यहाँ पे बात की, आपने बहुत सारी मेथड्स हमको बताए कि, और ये भी बताया कि कहाँ पे गैप रह जाता है, आंकड़ों को हमें कैसे मापना चाहिए अगर, और जो एक सबसे आखिरी में इम्पोर्टेंट चीज कही कि भाई सब्र रखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इम्पैक्ट अगर हमें देखना है तो वो चीज 2 महीने या 3 महीने में नहीं दिखाई देगी। तो बिल्कुल। ये सबसे महत्वपूर्ण सलाह है कि इम्पैक्ट डेटा जो भी कुछ प्रभावित करता है आपकी संस्थाओं को, वो दिखने में समय लेता है। तो संस्थाएं वो समय अपने साथ में लेकर के चलें और उसे ऐड करें अपने काम में कि उतना हमें समय देना होगा उसको हम्म, देखने के लिए और स्थायी समाधान के लिए। तो बहुत हम्म, बहुत शुक्रिया अनुराधा जी, आपने बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब दिए, और जो आपने एक सलाह यहाँ पर दी है कि हम कुछ छोटे वीडियोस या किसी तरह की कहानियों में हम उसको शॉर्ट वीडियोस में लेकर के आ सकते हैं और हम संस्थाओं को बता सकते हैं कि वो मेथड्स क्या होती हैं। जी। तो उन मेथड्स की डेफिनेशन को लेकर के जरूर हम भी अपनी ओर से सोचेंगे और प्रयास करें कि हम उसे कैसे एक बार फिर से लेकर के आ सकते हैं। तब तक के लिए आपने जो हमारा इतना साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।